हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करवाने वाली हूं और आज के सेशन में हम मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी के क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करवाऊंगी बेसिक से। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा ये 11th होने जा रहा है और 11th में #4 यानी कि मैं एक पेपर को 4 पार्ट में करवाती हूँ, #1, #2, #3 और #4 में। तो आज का जो हमारा क्लास होगा ये क्लास 11th में #4। तो चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के क्लास में हम जो पेपर देखने वाले हैं ये पेपर हमारा होगा 23/8/2022 के शिफ्ट नंबर फर्स्ट को हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, आज जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो हम 72 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन मैथ का दिया है, ये हल करना है। 2 दिया है ब्रैकेट में 5x - 3, फिर प्लस दिया है, फिर 3 ब्रैकेट में 3x - 5 बराबर 93 दिया है। ठीक, तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। वैल्यू पूछा है किसकी, तो x की इसमें वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया, 2 फिर ब्रैकेट में 5x - 3, इसके बाद प्लस 3 मल्टीप्लाई 3x - 5 इक्वल टू 93 दिया है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, -6 हो जाएगा, प्लस 9x - 15 हो जाएगा, इसके बाद ठीक 93 हो जाएगा। इसके बाद 10x 9x कितना हो जाएगा, 19x हो जाएगा। और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन सिंबल किसका, माइनस का लगेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा बराबर 93। ठीक, तो 19x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस में है 93, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 93 - 21 है तो उधर जाएगा तो प्लस 21 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा 4 और 9 2 कितना हो जाएगा, 11 और यहाँ पे 19x हो जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 114 बटा में 19, 19 छके 114। तो x बराबर कितना हो गया, 6 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी आंसर एकदम, ऑप्शन नंबर हमारा ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डी में -6 दिया है, ए में 6 दिया है सिर्फ। तो एक्स की वैल्यू क्या आई है हमारी, तो एक्स की वैल्यू क्या आई है, 6 आई है। तो ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया द्विघात समीकरण 6 - 5x² - 8x = 0 मूलों का गुणनफल क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा देखिए द्विघात समीकरण का जो इक्वेशन लिखते हैं कैसे लिखते हैं, ax² + bx + c = 0 होता है। ठीक, और मूलों का जो गुणनफल होता है अल्फा × बीटा बराबर c बटा में a होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन तुलना करना है समीकरण को और ये इक्वेशन और फर्स्ट की इन दोनों को कंपेयर करवाएंगे तो a बराबर -5 होगा, क्योंकि a x² के आगे क्या होता है, a तो x² के आगे a हमारा 5 हो गया, b हमारा -8 होगा। क्यों, क्योंकि जो x के आगे होता है वो हमारा b होता है। और उसके बाद प्लस c दिया है, जो लास्ट वाला सिर्फ नंबर हो जाएगा, c हमारा कितना 6 हो जाएगा। तो करेंगे अल्फा × बीटा = c बटा में a, तो c की वैल्यू कितनी है 6 और a की वैल्यू कितनी है -5, तो हमारा 5 हो जाएगा, तो इसलिए -6 बटा में 5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर c हमारा हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है ए, बी, सी और डी नामक 4 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। ए और सी एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठे हैं, जबकि सी और बी एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बैठक व्यवस्था संभव नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसकी हम सबसे पहले मैपिंग करते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है ए, बी, सी और डी नामक 4 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक, इसके बाद आगे क्या बोला है, जबकि सी और बी एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बैठक संभव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या बोला है यहाँ पे कि ए और सी एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठे हैं। तो देखिए यहाँ पे ए और सी को ठीक एक दूसरे के बगल में बैठा दिया है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न अक्षर युग्मों में पहला अक्षर युग्म एक निश्चित तर्क का पालन करते हुए दूसरे अक्षर समूह में से संबंधित है। इन युग्मों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों से उन युग्मों का चयन कीजिए जो निम्न युग्मों के समांतर का पालन करते हों। तो पहला अक्षर क्या दिया है, टॉप और वी आर यू दिया है, दूसरा दिया एक्स ओ आर और जेड आर डब्ल्यू दिया है। ठीक, तो देखिए टी ओ पी दिया है टॉप और वी आर यू कैसे दिया है, तो टी में +2 करेंगे तो वी आ जाएगा, ओ में +3 करेंगे तो आर आएगा, पी में 5 प्लस करेंगे तो यू आएगा। ऐसे ही देखिए क्या एक्स में 2 प्लस कर रहे हैं तो जेड आ रहा है। ठीक, ओ में +3 कर रहे हैं तो आर आ रहा है, आर में +5 कर रहे हैं तो डब्ल्यू आ रहा है। तो ऐसा ही कौन सा विकल्प है जो इन विकल्पों जैसे कि 2 3 5 को लगातार प्लस करने के बाद ये नंबर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। यानी कि एन ओ आर और पी आर डब्ल्यू, एन में जब 2 प्लस करेंगे तो पी आ जाएगा, ओ में +3 करेंगे तो आर और आर में +5 करेंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा मैथ से ये भी संबंधित है 3 की पावर 0 + 3 की पावर -2 + 3 की पावर -1 गुणित 27 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से समझाती हूँ यहाँ पे। तो देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं। 3 की पावर क्या दिया है, 0 लिख लेते हैं, 3 की पावर 0 दिया है, इसके बाद +3 की पावर -2
प्लस 3 की पावर -1 गुणते क्या दिया 27। तो एक बात जानिए, अगर कोई भी नंबर दिया है उसका पावर 0 दे दिया है तो उसका मान कितना होता है, तो 1 होता है। 3 की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 प्लस 1 बटा में 2 नीचे चला जाएगा, तो एक ये अगर इसको माइनस हटाना है तो इसको 1 अपॉन में करेंगे तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन में 3 की पावर 1 हो जाएगा। तो 1 ना भी लिखेंगे तो चलेगा, 3 ही रहेगा ये। और गुणते कितना है हमारा 27 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, तो स्क्वायर को यहाँ पे ओपन करिए, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 1 बटा में कितना हो जाएगा 3। ठीक, और ये हमारा मल्टीप्लाई कितना है 27। समझ में आया? उसके बाद देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 9 27 हो गया ये, और ये 9 प्लस 3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 27, मल्टीप्लाई कितना है यहाँ पे 27। तो 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई में। इसके बाद 27 3 9, इन दोनों को क्या, इन तीनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो 27 और 3 हमारा 30 हो जाता है, और 30 प्लस 9 कितना होता है, तो 39 हो जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट कर देंगे। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, पानी से भरे बीकर के अंदर रखे नींबू अपेक्षाकृत बड़े दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन होता है, उसी के कारण जो बीकर के अंदर रखा हुआ नींबू होता है वो अपेक्षाकृत हमें बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। पानी से भरे बीकर के अंदर रखे नींबू अपेक्षाकृत बड़े दिखाई देते हैं, इसका कारण प्रकाश का अपवर्तन है। जब प्रकाश की किरण पानी की कांच से वायु में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है, जिसके कारण अंदर रखी हुई वस्तु की स्थिति बड़ी तथा ऊपर नजर आती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, अगला क्वेश्चन दिया, एक अवतल लेंस में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु के द्वारा लेंस से 10 मीटर की दूरी पर आभासी सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यू हमारा कितना हो जाएगा -30 हो जाएगा। ठीक, और वी हमारा यहाँ पे -10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अवतल लेंस है। आइए इसको हम बुक में सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आवर्धन का, तो m = v/u हो जाएगा। तो v हमारा 10 दिया था, u हमारा -30 दिया है, तो माइनस कट जाएगा, और फिर 0 से 0 तो 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिशनिच ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा द्वारा देश में स्थापित एक कैथोलिक धार्मिक संगति ये कब शुरू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1950 में मिशनरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मिशनरीज ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा द्वारा डैश में स्थापित एक कैथोलिक धार्मिक धर्म संगति कब शुरू किया गया था, तो ये 1950 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, महेश द्वारा कारखाने में एक वस्तु का उत्पादन करने की लागत 2000 थी। उत्पादन के कारखाने से शोरूम तक ले जाने के लिए उसे उत्पादन लागत 10% के बराबर खर्च करना पड़ा। शोरूम से वह उत्पादन को उस कीमत पर बेचता है जो महेश द्वारा वस्तु के उत्पादन की परिवहन की खर्च की गई कुल लागत से 15% अधिक थी। महेश शोरूम के उत्पादन को किस मूल्य पर बेचता है। ठीक, तो देखिए वस्तु की उत्पादित लागत कितनी थी 2000, कारखाने से शोरूम तक ले जाने का खर्च कितना हो जाएगा 2000 गुणित 10% लगी थी, 10/100 करेंगे तो 200 रुपये हो जाएगा। ठीक, कुल लागत 2000 प्लस 200, क्योंकि 200 एक्स्ट्रा लग रहा था ले जाने का खर्चा, तो 2200 हो जाएगा। वस्तु का विक्रय मूल्य फिर वो क्या करता है 2000 यानी कि 2200 में 2200 में फिर क्या करता है कि 15% अधिक देता है, तो 100 प्लस 15/100 कर देंगे तो यहाँ पे 115 आ जाएगा, और 0 से 0 जब कटा देंगे तो 22 गुणित 115 करेंगे तो 2530 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2530 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया, अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या ओजोन परत के क्षरण का परिणाम नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन ए दिया है सुनामी, ऑप्शन बी दिया है सूर्य से पृथ्वी पर परावैगनिक किरणों का आना, ऑप्शन सी प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना, ऑप्शन डी त्वचा कैंसर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सुनामी जो है ओजोन परत के क्षरण का परिणाम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, अगला क्वेश्चन हमारा ये मैथ से संबंधित है। क्वेश्चन क्या दिया, एक धनराशि के 4 सदस्य ए बी सी डी के बीच 4 7 9 3 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि सी को डी से 720 अधिक मिलता है तो डी का हिस्सा ज्ञात करिए। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को बुक में देखते हैं। माना ए बी सी डी को प्राप्त धनराशि कितना होता है, एक्स मान लेते हैं सबके साथ, 4x 7x 9x 3x, यानी ए को 4x मिलता है, बी को 7x, सी को 9x और डी को 3x। तो क्वेश्चन बोला है यदि सी को डी से 720 अधिक मिलते हैं तो सी माइनस डी बराबर कितना हो जाएगा 720, उसको अधिक मिल रहे हैं। इसके बाद सी की वैल्यू क्या है 9x, डी की वैल्यू 3x, तो दोनों माइनस करेंगे बराबर 720 हो जाएगा। तो 9 में से 3 गया 6x बराबर 720, तो x बराबर कितना हो जाएगा तो 120 हो जाएगा। तो डी का हिस्सा कितना था, तो डी का 3 अनुपात रखे थे, तो 3 गुणित x कर दीजिए, 3 गुणित 120 तो कितना हो जाएगा 12 3 36, तो 360 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी के क्लोरोफॉर्म जीवाणु द्वारा प्रदूषित होने का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए उद्योगों से निकले रासायनिक अपशिष्ट, ऑप्शन बी है अदगद शवों का विसर्जन,
ऑप्शन सी अनुपचारित सीवेज का इसमें डाला जाना, ऑप्शन डी कपड़े धोना। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि गंगा नदी के क्लोरोफॉर्म जीवाणु द्वारा प्रदूषित होने का जो मुख्य कारण है वो अनुपचारित सीवेज का इसमें डाला जाना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वे श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए किसी उद्यम के मालिक हैं और उसका संचालन भी करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए दिया सरकारी नौकरी पेशा श्रमिक, ऑप्शन बी स्वनियोजित श्रमिक, ऑप्शन सी भाड़े के श्रमिक, ऑप्शन डी नियमित वेतनभोगी नियोजित श्रमिक। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वे श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए किसी उद्यम के मालिक हैं उन्हें स्वनियोजित श्रमिक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बायो से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया, पौधों में परिवहन की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, कौन सा विकल्प गलत विशेषता को दर्शाता है? ऑप्शन ए जाइलम जल का परिवहन करता है और फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। ठीक, ऑप्शन बी दिया है जल और भोजन दोनों की गति द्विदिशीय होती है। ऑप्शन सी वाहिकाएं और सभिकाएं मृत कोशिकाएं होती हैं और चालनी नलिकाएं जीवित कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन डी जल की गति साधारण भौतिक बलों द्वारा होती है, भोजन की गति के लिए ऊर्जा आवश्यक होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी जल और भोजन दोनों की गति द्विदिशीय होती है। ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन क्या है? गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या बोला था, कौन सा विकल्प गलत विशेषता को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा जो हमारा गलत है, क्योंकि ये बोला है कि जल और भोजन दोनों की गति द्विदिशीय होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डिस्कशन दिया है, पौधों में जाइलम में स्थानांतरण एक द्विदिशीय है होती है, जबकि फ्लोएम यह द्विदिशीय होती है। अगर पूछ लेता है तो जाइलम में क्या होता है, एक द्विदिशीय होती है और जबकि फ्लोएम में यह द्विदिशीय होती है। ठीक है, इसमें यूनिडायरेक्शनल होता है, ये बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक, फ्लोएम यानी कि जो फूड को पहुंचाता है, जाइलम यानी कि जो पौधों में पानी को पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय बजट 2022-23 में सहकारी समितियों के अधिभार से को डैश से घटाकर 7% करना प्रस्तावित है, जिनकी आय 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच है। ऑप्शन ए 11%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 9%, ऑप्शन डी है 12%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 12%। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मैथ से संबंधित है। क्वेश्चन दिया है, एक साइकिल चालक 2.5 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट 10 सेकेंड में तय करता है। ठीक, समान चाल से 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितने समय लगेंगे? ठीक, तो यहाँ पे देखिए बुक में से सॉल्व करते हैं। साइकिल चालक द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी? 2.5 किलोमीटर, यानी कि 2500 मीटर। जब चेंज करेंगे इसको मीटर में तो 2500 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय 4 मिनट 10 सेकेंड और 250 सेकेंड है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आगे क्या बोला है, 4 मिनट 10 सेकेंड, इसको सेकेंड में चेंज करेंगे। 4 को तो हमारा 60 से गुणा करेंगे इसको भी, तो 24 हो जाएगा, 4 से 24 240 और प्लस 10 तो 250 सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद चाल बराबर दूरी बटा में क्या होता है? समय। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी कितना है 2500 और समय कितना है 250, तो 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अतः 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से 6 किलोमीटर या 600 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय क्या करेंगे, 6000 मीटर बटा में क्या कर देंगे 10, जब 10 से कटाएंगे तो 60 सेकेंड या 10 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, या तो 600 सेकेंड आएगा या फिर 10 मिनट आ जाएगा। तो क्वेश्चन है हमारा मिनट में दिया था, इसलिए हम मिनट में चेंज कर दिए वापस, तो 10 मिनट आंसर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के किस राज्य से इसरो ने विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जो भारत के पहले मानववाहक रॉकेट गगनयान को शक्ति प्रदान करेगा? तो ऑप्शन ए राजस्थान दिया है, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा दिया है, या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि तमिलनाडु राज्य ने इसरो के इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जो भारत के पहले मानववाहक रॉकेट गगनयान को शक्ति प्रदान करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, डायनेमो में विद्युत धारा किसके सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है? ठीक, तो डायनेमो में जो विद्युत धारा होती है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरक का प्रयोग करके उसमें हम क्या करते हैं, धारा उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, चयनित परागम में झिल्लियां वे झिल्लियां हैं जो इनमें से किसको प्रवेश की अनुमति देती हैं? ऑप्शन ए दिया है केवल विलायक अणुओं परंतु विलेय अणुओं को नहीं, ऑप्शन बी दिया है केवल विलेय अणुओं परंतु विलायक अणुओं को नहीं, सी दिया है न तो विलायक और न ही विलेय अणुओं को, ऑप्शन डी दिया है विलायक और विलेय दोनों को। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट आंसर जो है ये विभाग के द्वारा स्टार किया गया है, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें मिस्टेक दिया है। ठीक है, तो इसको आप एक बार ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दी गई द्विविस्थापन अभिक्रिया में P और Q के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है। तो Ag P प्लस NaCl Ag Q प्लस
NaNO3 दिया है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि Cl और NO3 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या बोला है, एक ही तरह की रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो आयनिक यौगिक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है और दो नए यौगिक बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें दो आयनिक यौगिक के बीच आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है और दो नए यौगिक क्या होते हैं, तो बनते हैं, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग से संबंधित है। क्वेश्चन दिया है उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में निम्न के प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी। 23, 36, 49, 66, 85 दिया है। इस क्वेश्चन को बुक में सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जब 25 में हम 11 जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा, 36 में 13 जोड़ें तो 49,000 है, 49 में प्लस 17 जोड़ेंगे तो 85, और ऐसे ही 49 में जब प्लस 17 जोड़ेंगे तो 66 आएगा, 66 में प्लस 19 जोड़ेंगे तो 85, 85 में प्लस 30 जोड़ेंगे तो 103 आएगी, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, क्रमागत अभाज्य संख्याओं को क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो आइए, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, जब 85 में 23 जोड़ेंगे तो 108 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2021 में सरकारी स्कूल में नामांकित बच्चों की नामांकन दर कितनी थी। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 65.3%, ऑप्शन नंबर बी दिया है 17.3%, ऑप्शन नंबर सी दिया है 75.5%, ऑप्शन नंबर डी दिया है 72.5%। तो जो शिक्षा वार्षिक स्थिति रिपोर्ट में 2021 के अनुसार जो वर्ष 2021 में सरकारी स्कूल के नामांकित बच्चों का जो नामांकन दर था वो कितना था, 73.3% था। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रीजनिंग से संबंधित है। क्वेश्चन बोला है निम्न अक्षर और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पे अक्षर और श्रृंखला दिया है। बोला है उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और बाद में ठीक एक प्रतीक है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन पहले तो बोला गया, एक बार और पढ़िए। बोला है उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं, यानी कि ABCD, यानी कि मान लीजिए ए हमारे अक्षर हो गया, इतने कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक हो, यानी इसके पहले ठीक क्या है, प्रतीक, और ठीक बाद में भी एक प्रतीक, यानी कि फिर ठीक बाद में क्या है, प्रतीक ही है। जैसे कि ये हमारा प्रतीक हो गया, ये ए, और फिर डॉलर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो ऐसे ही पूछ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम अल्फाबेट को यहाँ पे पॉइंट कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे भी अल्फाबेट है, F हो गया, G हो गया, J हो गया, K हो गया, T हो गया, X हो गया, T हो गया, और यहाँ पे U भी है, लेकिन आगे कुछ नहीं इसलिए इसको छोड़ देंगे, Y हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो देखिए, S के आगे भी प्रतीक है, पीछे भी है, तो ये हमारा पहला हो जाएगा। उसके बाद F को देखिए, F के आगे भी प्रतीक है, पीछे भी प्रतीक है, तो ये बोला है। इसके बाद G देखिए, G के आगे भी प्रतीक है, पीछे भी प्रतीक है, तो ये भी हो गया। इसके बाद J देखिए, J के आगे भी प्रतीक है, पीछे भी प्रतीक है। K देखिए, K के आगे एक नंबर दिया है, पीछे प्रतीक दिया, तो ये नहीं होगा। और D के आगे देखिए प्रतीक है लेकिन पीछे अक्षर दिया, तो ये भी नहीं होगा। X देखिए, X के आगे क्या दिया, D दिया, तो ये भी नहीं होगा। T को देखिए, T के आगे प्रतीक है लेकिन पीछे क्या है, नंबर है, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद देखिए, हमारा Y है, Y के आगे भी प्रतीक है और पीछे भी प्रतीक है। तो अब देखिए, इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो गिनिए पहले, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे होंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन पहला दिया, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें समूह कहा जाता है। कथन दूसरा दिया, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इसमें एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन क्या है, हमारे सही हैं, क्योंकि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 18 ऊर्ध्वाधर क्या है, हमारे स्तंभ है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, समूह कहते हैं, यानी ग्रुप कहते हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, पंक्ति, यानी कि रो कहते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन सही दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया, अगला क्वेश्चन हमारा ये दिया है, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है। ऑप्शन ए लाइपेज, ऑप्शन बी दिया है एमाइलेज, ऑप्शन सी टाइलिन, या फिर ऑप्शन डी पेप्सिन। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि जो पेप्सिन होता है ये एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीजनिंग से संबंधित है। क्वेश्चन क्या दिया है, इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन के संबंध में दो निष्कर्षों में से कौन सा सही होगा। कथन दिया है n ग्रेटर देन m और m लेस देन k और k इक्वल टू l और l ग्रेटर इक्वल टू i और i ग्रेटर j दिया है, ठीक। तो पहला निष्कर्ष दिया है, इसमें जो l होगा वो ग्रेटर देन j होगा। तो l और j से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ठीक। L और J, तो L ग्रेटर देन J है, तो ये तो ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा दिया है N ग्रेटर देन L, तो देखिए N ग्रेटर देन L दिया तो नहीं, इक्वल दे दिया है, बीच का साइन क्या दिया है, इक्वल। तो सिर्फ पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। केवल निष्कर्ष पहला ही क्या है, सही है, ठीक है। आइए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, ये हमारा क्वेश्चन रीजनिंग से संबंधित है। तो क्वेश्चन बोला है VWXYZ A और B 7 डिब्बे हैं जिन्हें एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु इनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। A को W के ठीक ऊपर रखा गया है, B और W के बीच केवल 4 डिब्बे रखे गए हैं, V और X के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया है, X को A के ऊपर रखा गया है, B को सबसे ऊपर रखा गया है, और क्या बोला है, Z और Y के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन की हम क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे, अच्छे से इसे हम क्या करेंगे, बनाकर समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे कितने डब्बों को बोला है, तो 7 डब्बे रखे गए, यानी कि मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डब्बे रखे गए, ठीक। यहाँ से लगातार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बना दिया मैंने, ठीक। तो देखिए, क्वेश्चन में पहले तो बोल क्या रहा है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन बोला है कि A को W के ठीक ऊपर रखा गया है। तो देखिए,
ए को हम कहीं भी नहीं रख देंगे क्योंकि 4-500 ने बोला है। ए को यहाँ पे डब्ल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो अभी तो पता नहीं है कि नंबर क्या है। यहाँ भी ये आ सकता है, डब्ल्यू यहाँ आ सकता है, ए यहाँ भी आ सकता है, डब्ल्यू यहाँ भी आ सकता है। तो आगे पढ़िए, बोला है बी और डब्ल्यू के बीच केवल 4 डिब्बे हैं, तो इसको भी अभी नहीं पता है। क्या पता, बी को यहाँ रख देंगे और 4 डब्बे यहाँ पे आ जाएंगे, डब्ल्यू यहाँ जगह, क्या पता डब्ल्यू यहाँ रहेगा, 4 डब्बे यहाँ पे, बी को यहाँ रखना पड़ेगा। तो आगे पढ़िए, बोला है आगे फिर कि एक्स के बीच केवल एक डब्बा रखा गया है। इसके बाद ए के ठीक ऊपर रखा, बी को सबसे ऊपर रखा गया, ठीक। तो ये तो पता हो गया बी हमारा पहले पर है, बी सबसे पहले, बी को सबसे ऊपर रखा गया। अब देखिए कोई भी बी से रिलेटेड बोला है, तो बी से बोला है बी और डब्ल्यू के बीच केवल 4 डब्बे बैठे हैं। तो देखिए ऊपर तो बैठा नहीं सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि बी के नीचे ही 4 डब्बे बैठेंगे। तो 1 2 3 4 डब्बे बैठे हैं, ठीक। बी और डब्ल्यू के बीच केवल 4 डब्बे बैठे हैं, तो डब्ल्यू हमारा कहाँ आ जाएगा, 6वें पे आ जाएगा, और बीच में 1 2 3 4 डब्बे को मैंने बैठा दिया, ठीक। इसके बाद देखिए क्या बोला है, ए को डब्ल्यू के ठीक ऊपर रखा गया। अब समझ में आ गया, यानी कि ए हमारा कहाँ पर है, 5वें पर है, ठीक, 5वें स्थान पर है। इसके बाद आगे पढ़िए, इसके बाद क्वेश्चन क्या बोला था, भी और x के बीच केवल एक डब्बा रखा गया है, और बोला है कि x को a के ठीक ऊपर रखा गया है। यानी x कहाँ रखा गया है, तो ठीक a के ऊपर रखा गया, तो हम लोगों ने रख दिया। फिर क्या बोला था यहाँ पे देखिए, बोला यहाँ पे v और x के बीच केवल एक डब्बा रखा गया है। तो x और v बोला है, तो v और x के बीच एक डब्बा कैसे रखेंगे, यहाँ पे v तो रख नहीं सकते हैं क्योंकि नीचे हो जाएगा ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे v हो जाएगा, और यहाँ पे कोई एक डब्बा बैठा है जो अभी पता नहीं है कि कौन बैठा है, ठीक। इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या बोला था, ए को डब्ल्यू के ठीक ऊपर रखा गया, तो ये भी हो गया है। बी और डब्ल्यू के बीच केवल 4 डब्बे रखे गए, ये भी हो गया। वी और एक्स के बीच केवल एक डब्बा रखा गया, तो अभी पता नहीं है। एक्स और ए के ठीक ऊपर रखा गया है, बी को सबसे ऊपर रखा गया, और जेड और वाई के बीच कितने डब्बे रखे गए, यही पूछा है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि जेड हो सकता है या तो वाई हो सकता है, क्योंकि यही बचा है, या तो यहाँ वाई हो सकता है या तो जेड हो सकता है, यही बनेगा, ठीक। तो देखिए पूछा क्वेश्चन है कि जेड और एक्स के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं। तो देखिए या तो एक्स यहाँ पे रखिए, या तो यहाँ पे जेड रखिए, या तो वाई रखिए, वाई रखिए तो जेड रखिए, तो कितने डब्बे फिर बैठेंगे, 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 ही बैठ पाएंगे, तो वाई रखिए तो जेड रखिए, तो जेड रखिए तो वाई रखिए, बात वही पड़ेगी, 1 2 3 बैठेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले दिन मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वाले दिन 1/9/2022 सिर्फ नंबर 2 के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।